अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब कुदरत अपना रूप दिखाती है तो रूह कांप जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ था फ्लाइट 571 के साथ। ये प्लेन एक बर्फीली पहाड़ी पर क्रैश हुआ, जमीन से हजारों फीट की ऊंचाई पर। और इस क्रैश में जो पैसेंजर बचे रह गए, उनके पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चारा था, अपने ही फैमिली मेंबर्स और यारों दोस्तों का गोश्त खाना। 571 आप शायद इसे दुनिया का सबसे बड़ा मौजज़ा समझें या फिर इंसानी इतिहास की दहशत, क्योंकि इस कहानी को सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये दिल दहला देने वाली कहानी शुरू होती है 12 अक्टूबर 1972 को। साउथ अमेरिका की कंट्री यूरुग्वाय से एक प्लेन अपनी उड़ान भरता है, जिसे चिली कंट्री के सैंटियागो शहर में पहुंचना होता है। और इस प्लेन में बैठे हैं रग्बी प्लेयर्स और उनका मैच देखने जाने वाले उनके फैमिली मेंबर्स और यार दोस्त। इस प्लेन में टोटल 45 पैसेंजर हैं, जिनमें 9 क्रू मेंबर थे। ये फ्लाइट अगले 3 घंटों में अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगी, लेकिन रास्ते में इसे अंडीज की बर्फीली पहाड़ियों को पार करना होगा। लेकिन बदकिस्मती से आगे चल के मौसम खराब दिखता है, जिसकी वजह से इसे रास्ते में ही अर्जेंटीना के एक शहर में लैंड किया जाता है। तूफान की वजह से रात भर ये फ्लाइट यहीं पे रुकती है और अगले ही दिन यानी 13 अक्टूबर को उड़ान भरने के लिए तैयार होती है। लेकिन परेशानी अभी भी यही है कि मौसम खराब था। और अच्छी बात यह है कि इस प्लेन का पायलट इसी रूट से 29 बार पहले भी उड़ान भर चुका था, जिस वजह से इस पायलट को पूरा अंदाजा है कि इन पहाड़ियों को कैसे पार करना है। पायलट के इस कॉन्फिडेंस की वजह से ये फ्लाइट 13 अक्टूबर 1972 को 2:18 पर उड़ान भरती है और यहाँ से सैंटियागो पहुँचने का सिर्फ 1 घंटे का रास्ता बचा है। पायलट को पूरा भरोसा है कि 1 घंटे बाद वो सही सलामत सैंटियागो पहुँच जाएंगे। ये प्लेन करीब 18,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ रहा था और धीरे धीरे एंडीज की पहाड़ियों को पार करता जा रहा था। लेकिन आगे चल के मौसम बहुत ही ज्यादा खराब हो गया और विजिबिलिटी बिल्कुल कम होगी। पायलट को आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मौसम साफ होता तो पायलट आसपास की पहाड़ियों को देखकर अंदाजा लगा लेता कि प्लेन इस वक्त कहाँ। लेकिन फिलहाल तो पायलट्स प्लेन के इंस्ट्रूमेंट्स के भरोसे पर ही हैं। अब क्योंकि पायलट को पता था कि वो 1 घंटे में सैंटियागो पहुंच जाएंगे, तो वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहा। और 1 घंटे बाद जब उसे लगा कि उसने अंडीज की पहाड़ियों को क्रॉस कर लिया है, तो उसने सैंटियागो एयरपोर्ट के ATC से लैंडिंग की परमिशन मांगी। दूसरी तरफ बैठे ऑपरेटर ने पायलट से ये पूछा, क्या आपने अंडीज की पहाड़ियों को अबूर कर लिया है? पायलट ने कहा, हाँ, हमने उसे पार कर लिया है। ATC भी पायलट्स की दी हुई लोकेशन के भरोसे पर ही थी, तो ATC ने प्लेन को लैंड करवाने की परमिशन दे दी और पायलट्स को कहा कि आप प्लेन को 11,500 फीट के एल्टीट्यूड पर ले आओ। 3:21 पर पायलट प्लेन के एल्टीट्यूड को कम करने लगा। जैसे ही प्लेन नीचे आता है तो पायलट को दिखाई देता है कि अभी तक तो अंडीज की पहाड़ियां ही चल रही हैं और प्लेन के ठीक सामने एक बहुत बड़ी चट्टान है। पायलट्स प्लेन को फिर से ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन को ऊपर उठाते उठाते प्लेन का पिछला हिस्सा पहाड़ी से टकरा जाता है और प्लेन से टूटकर अलग हो जाता है। प्लेन का पिछला हिस्सा खत्म होने की वजह से प्लेन की जो पिछली सीटें थी वो पैसेंजर समेत उखड़ने लगती हैं, जिसमें 3 पैसेंजर हवा में ही उड़कर खत्म हो जाते हैं। इस टकराव में प्लेन का राइट विंग भी टूट चुका था, जिस वजह से प्लेन बहुत ही ज्यादा डिसबैलेंस हो जाता है। इसी दौरान प्लेन की दूसरी विंग भी पहाड़ी से टकराती है और टूट जाती है। अब प्लेन का सिर्फ फ्रंट वाला पार्ट ही बचा था, जो कि 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नीचे ग्लेशियर पे टकराता है। प्लेन पूरे तरीके से तहस नहस हो जाता है। प्लेन के पायलट्स मारे जाते हैं और 45 में से 12 लोग इस इंसिडेंट में मारे जाते हैं और 33 लोग अभी भी जिंदा हैं और इनमें से भी ज्यादातर जख्मी हालत में हैं और उन्हें ये भी नहीं पता कि इस टाइम वो कहाँ पर हैं। ये प्लेन क्रैश हुआ जमीन से 3,570 मीटर की ऊंचाई पर और अंडीज की किसी अनजान पहाड़ी पर बिखरा पड़ा है। बचे हुए मुसाफिर इस पहाड़ी से जिंदा बचकर निकल पाएंगे या नहीं, ये कोई नहीं जानता। और अभी तक जो हुआ वो तो बस एक छोटा सा ट्रेलर था। असल कहानी तो अब शुरू होगी। आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आगे चलकर इन लोगों के साथ क्या होने वाला है। ये अंडीज की वीरान पहाड़ियां इन पर कहर बन के बरसने वाली और आगे की स्टोरी जानकर आपकी रूह तक हिल जाएगी।
जख्मी होने वाले पैसेंजर्स में से एक का नाम था नंदो प्राडो, जो के सर पे चोट लगने की वजह से कोमा में जा चुका था। परेशानी ये थी कि जल्द ही सूरज गुरूब होने वाला था और अंधेरा भी होने वाला था, जिस वजह से रेस्क्यू टीम के पास बहुत ही कम वक्त था उन्हें ढूंढने के लिए। और बदकिस्मती से अगर उन्हें ना बचाया गया तो इस बर्फीली पहाड़ी पर रात गुजारना नामुमकिन है, क्योंकि अंडीज की इस बर्फीली पहाड़ियों में रात का टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जल्दी ही रेस्क्यू के लिए 4 हेलीकॉप्टर्स रवाना किए गए, जिन्होंने अंडीज की पहाड़ियों को खंगाल डाला, लेकिन इन्हें कहीं भी कुछ न मिला, क्योंकि प्लेन ऐसी जगह पे क्रैश हुआ था जहां पे घना कोहरा और सफेद बर्फ थी, जिसकी वजह से ऊपर से देखते हुए रेस्क्यू टीम को क्रैश साइट का कोई अंदाजा नहीं हो पा रहा था। टाइम गुजरते साथ साथ देखते ही देखते रात हो गई और उस वक्त रात के टाइम में रेस्क्यू ऑपरेशन को स्टॉप कर दिया गया और बाकी बचे हुए पैसेंजर्स को यही था कि वो कैसे न कैसे करके ये रात गुजार लें और सुबह किसी भी सूरत में उन्हें कोई ना कोई बचा ही लेगा। फिर उन्होंने बड़े प्लेन में शेल्टर बनाया और रात गुजारी, और ये रात इनके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि ये रात इन्हें -30 डिग्री टेम्परेचर में गुजारनी। लेकिन इनके पास एक उम्मीद है कि कल इन्हें कोई ना कोई ढूंढ लेगा और बचा लेगा। इसी उम्मीद में ये लोग जैसे तैसे करके ये रात काट लेते हैं, लेकिन इनमें से 5 पैसेंजर इतनी ज्यादा सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाते और पैसेंजर्स की तादाद 28 हो जाती है। अगली सुबह होते ही 14 अक्टूबर को रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से चालू किया जाता है और 11 रेस्क्यू हेलीकॉप्टर इन्हें बचाने के लिए उड़ान भरते हैं। लेकिन परेशानी वही थी कि सफेद रंग होने की वजह से क्रैश हुआ प्लेन नजर नहीं आ पा रहा था। रेस्क्यू प्लेन्स बचे हुए मुसाफिरों के ऊपर से गुजरते हुए जा रहे थे, लेकिन उनको मुसाफिर नजर नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से बचे हुए मुसाफिरों ने प्लेन के ऊपर चढ़कर लिपस्टिक से SOS लिखने की कोशिश की, लेकिन फिर कुछ ही देर में उन्हें रियलाइज हुआ कि इतना बड़ा SOS लिखने के लिए लिपस्टिक उनके पास काफी नहीं थी। तो इस वजह से उन्होंने अपने सूटकेस से बर्फ पर एक बड़ा क्रॉस साइन बना दिया, ताकि ये आसमान से रेस्क्यू टीम को आसानी से नजर आ सके। 14 अक्टूबर के दिन इनके सर के ऊपर से 3 हवाई जहाज गुजर के गए, लेकिन किसी ने भी इनको नोटिस नहीं किया और ये दिन भी ऐसे ही गुजर जाता है। अगली सुबह 15 अक्टूबर, ये वाला दिन भी पिछले दिन की तरह ही गुजरता है। रेस्क्यू टीम इन्हें ढूंढने में नाकाम रहती है, चूँकि अब इन सर्वाइवल को अच्छे से समझ आ चुका था कि ये बहुत बुरे फंस चुके हैं। मदद कब तक आएगी ये कहा नहीं जा सकता। इसकी वजह से वो प्लेन में बची हुई चीजों की मदद से सर्वाइवल टेक्निक बनाने लगे। धूप में बर्फ को पिघलाकर वो बूंद बूंद करके पानी तो इकट्ठा कर पा रहे थे, लेकिन खाने के लिए उनके पास ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं था। क्रैश के 3 दिन बाद 16 अक्टूबर को नंदो प्राडो कोमा से जाग उठता है। तो जैसे ही वो होश में आता है तो उसे पता चलता है कि इस क्रैश में उसकी माँ की मौत हो गई है और उसकी 19 साला बहन बुरी तरह से जख्मी हालत में है। एक एक करके दिन गुजरते जा रहे हैं, मदद मिल नहीं पा रही। प्लेन में जो खाना मौजूद था वो भी खत्म हो चुका था। सूरज की रोशनी बर्फ से रिफ्लेक्ट होकर इनकी आंखों को डैमेज कर रही है। भूख, प्यास और शदीद ठंड को सहते सहते इन्हें इस पहाड़ी पर 8 दिन गुजर चुके थे। रेस्क्यू प्लेन आते और इनके सर के ऊपर से गुजर कर चले जाते। क्रैश के 8 दिन बाद नंदो प्राडो की बहन भी जिंदगी की लड़ाई हार जाती है और अपना दम तोड़ देती है। उधर 8 दिनों बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद कर दिया जाता है। अक्टूबर के महीने में अंडीज की पहाड़ियों में बहुत ही ज्यादा बर्फ पड़ती है, जिस वजह से इस ऑपरेशन को 2 महीनों के लिए रोक दिया गया। ऑफिशियल्स को ऐसा लगा कि इन गुजरते हुए 8 दिनों में सारे पैसेंजर्स मर चुके होंगे। इस वजह से उनकी बॉडीज को 2 महीने बाद बर्फ से निकालकर उनके घर वालों को सौंप दिया जाएगा। और दूसरी तरफ सर्वाइवल्स को प्लेन के मलबे में एक रेडियो मिला। सर्वाइवल्स ने रेडियो को ऑन किया तो उन्हीं की न्यूज कास्ट हो रही थी कि फ्लाइट 571 के रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। न्यूज ने सर्वाइवल्स के होश उड़ा दिए। अभी तक तो उन्हें उम्मीद थी कि कोई ना कोई उन्हें बचा ही लेगा, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में वो रेडियो पर अपने ही मरने की न्यूज सुन रहे थे। अपने खोजे जाने की उम्मीद की किरण थी वो भी खो चुके थे और अब उन्हें ये भी पता है कि यहीं पर मौत पक्की है। अब या तो मुश्किल हालात को अपने ऊपर हावी होने दो या तो डटकर उनका सामना करो। तो उन्होंने प्लेन की सीटों का कपड़ा फाड़कर उसमें से रुई निकालकर अपने कपड़ों में भरकर खुद को सर्दी से बचाने की कोशिश की। सीट कवर को पैरों पर लपेटकर बर्फ पे चलने वाले जूते बनाए। सबसे बड़ी मुश्किल खाने की थी। अब जिंदा रहने के लिए इन सब के पास एक ही ऑप्शन था, वो करना जो आज तक हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया।
किया था, जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाए। इन्होंने बर्फ में पड़ी अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स और अपने यार दोस्त जिनके साथ उन्होंने कभी खेला था, उनकी मुर्दा बॉडीज को खाने का फैसला किया। हालांकि ये फैसला लेना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। एक एक करके दिन गुजरता जा रहा था। खुद को बचाने के लिए इनके पास कोई प्लान नहीं था। रात को ठंड से बचने के लिए ये टूटे हुए प्लेन के अंदर ही सोते। क्रैश के 16 दिन बाद यानी 29 अक्टूबर को कुदरत ने इनको एक और झटका दिया। वो रात के वक्त सो रहे थे कि तभी उन्हें रियलाइज हुआ कि पहाड़ के ऊपर से एक बर्फ का मोटा टुकड़ा टूट कर गिर रहा है। ये अवलांच इतनी जोर से आया कि इसमें मौजूद भारी तादाद में बर्फ ने क्रैश हुए प्लेन को अपनी झपेट में ले लिया। उनका प्लेन बर्फ में दब चुका था और बर्फ प्लेन के अंदर भी घुस चुकी थी, जिस वजह से प्लेन में ऑक्सीजन की कमी हो गई, जिसमें दम घुटने की वजह से 8 और लोग दम तोड़ जाते हैं और अब सिर्फ 19 लोग ही जिंदा बचे हैं, लेकिन वो भी बर्फ के नीचे दबे हुए हैं। इस बर्फ से बाहर निकलने में उन्हें 3 दिन का टाइम लग जाता है। इतना टाइम गुजरने के बाद इन्हें रियलाइज होता है कि अगर यहीं रहे तो एक एक करके सारे मारे जाएंगे। इससे अच्छा है कि इस पहाड़ी से निकलकर मदद ढूंढने की कोशिश की जाए। इन बचे हुए मुसाफिरों में ज्यादातर लोग जख्मी हालत में थे, जिस वजह से वो इस पहाड़ी को पार करने की ताकत नहीं रखते, लेकिन 3 लोग ऐसे थे जिनको कम चोटें लगी थी। इस वजह से उन तीनों ने इस पहाड़ी से बाहर निकलकर मदद लाने का फैसला किया। उन्होंने अपने साथ गोश्त के कुछ टुकड़े रखे और ठंड से बचने के लिए सबसे मोटे कपड़े लिए और फिर ये 3 लोग क्रैश के 33 दिनों बाद 15 नवंबर को मदद ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इन्हें चलते चलते शाम पड़ जाती है और उसी वक्त इनकी नजर प्लेन के टूटे हुए दूसरे हिस्से पर पड़ती है। प्लेन का जो दूसरा हिस्सा टूट के अलग हो गया था, उन्हें वो दिखाई देता है। जब वो उस मलबे के पास जाते हैं तो उन्हें खाने के लिए उसमें बहुत कुछ मिलता है, तो आज की रात उन्होंने इसी में गुजारने का फैसला किया। पिछले गुजरे हुए कुछ दिनों में आज की ये रात उनके लिए अच्छी रही। प्लेन की इस पिछली टूटी हुई बॉडी में उन्हें एक बैटरी मिली, तो इन्होंने फैसला किया क्यों ना इस बैटरी को प्लेन की मेन बॉडी के पास ले जाया जाए और वहाँ पे लगे कम्युनिकेशन सिस्टम को चालू करके मदद बुलाई जाए। इस बैटरी का वजन 25 किलोग्राम था। इतनी भारी बैटरी को इतनी कमजोर हालत में क्रैश साइट पर लेके जाना नामुमकिन। फिर इन्होंने फैसला किया कि क्यों ना उसी कम्युनिकेशन डिवाइस को प्लेन से निकाल कर यहीं पे लाया जाए और उसे चालू करके वो अपने लिए रेस्क्यू से मदद मंगवा सके। कुछ दिनों तक इन्होंने इसे चालू करने की कोशिश की, लेकिन इन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली और क्रैश के 59 दिनों बाद यानी 11 दिसंबर को एक और बड़ा अवलांच आता है, जिसमें 3 और सर्वाइवल मारे जाते हैं, जिसके बाद बचे हुए लोगों की तादाद सिर्फ और सिर्फ 16 रह जाती है। और अब ये तीनों नौजवान, जिनमें से एक नैंडो प्राडो भी था, बिना किसी गियर के ग्लेशियर पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। ये तीनों वेस्ट डायरेक्शन की तरफ चलते चले जाते हैं, लेकिन इन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि जिस डायरेक्शन की तरफ ये जा रहे हैं उस तरफ इन्हें कोई इंसानी बस्ती मिलेगी भी या नहीं। उनको बस ये लग रहा था कि उन्हें बस सामने वाली पहाड़ी को पार करना है और मदद मिल जाएगी। उन्हें उम्मीद थी कि वो 3 दिन में इस पहाड़ी को क्रॉस कर लेंगे, इसीलिए उन्होंने अपने साथ 3 दिनों का ही मीट रखा। इन्होंने खुद धागे से सिलाई करके एक स्लीपिंग बैग बनाया। पूरा दिन ये बिना किसी गियर के पहाड़ की चढ़ाई करते और रात होते ही तीनों एक ही स्लीपिंग बैग में चिपक कर सोते। बिना आग और छत के -30 डिग्री सेल्सियस में रहना कोई आम बात नहीं। अब चलते चलते इन्हें चौथे दिन की सुबह हो चुकी थी, लेकिन अच्छी बात ये थी कि अब वो पहाड़ी की उस चोटी पर पहुंच चुके थे और जैसे ही ये पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे, इनके पैरों तले से जमीन निकल गई। चोटी पर चढ़ के इन्हें ये पता चल चुका था कि वो जिस डायरेक्शन में चल रहे थे वो बिल्कुल ही गलत थी, क्योंकि आगे तो रास्ता खत्म ही नहीं होता। अब क्योंकि उनके पास खाने की सप्लाई भी बहुत कम थी, इस वजह से उन्होंने फैसला किया कि इनमें से एक बंदा क्रैश साइट पर वापस जाएगा और 2 लोग आगे जाएंगे मदद लाने। तो इनमें से एक शख्स वापस लौट जाता है और बाकी के 2 लोग आगे बढ़ने लगते हैं। पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के बाद इन्हें सही रास्ते का अंदाजा हो जाता है और ये दोनों कई दिनों तक आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ दिनों के बाद इन्हें छोटी सी बहती हुई नदी मिलती है और वो उस नदी के बहाव के साथ साथ नीचे चलते रहते हैं। 9 दिनों तक लगातार चलने के बाद 20 दिसंबर को इन्हें नदी के दूसरी तरफ 3 लोग नजर आते हैं। चलते चलते ये बहुत ही ज्यादा थक चुके थे। पिछले 9 दिनों में इन्होंने 61 किलोमीटर की हाइकिंग की थी और अब मंजिल इनके सामने थी। इन्होंने उन लोगों को आवाजें लगाई और मदद के लिए पुकारा, लेकिन वो तीनों लोग टुमारो बोल के चले गए। उस दिन तो इन्हें कोई मदद न मिल पाई, लेकिन अगले ही दिन वो विलेजर दोबारा वापस आया। उसने एक कागज और पेन को पत्थर के इर्द गिर्द लपेटकर नदी के दूसरी तरफ फेंका। प्राडो ने पेन और कागज उठाकर अपने सारे इंसिडेंट का वाकया
لکھ دیا۔ جب اس ویلیجر نے اس پیپر کو پڑھا تو وہ سب کچھ سمجھ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کچھ دن پہلے انہی پہاڑیوں میں ایک پلین کریش ہوا تھا اور اس ایریا میں بھی پوچھ تاچھ کے لیے لوگ آئے تھے، لیکن وہ حیران تھا کہ یہ لوگ ابھی تک زندہ کیسے بچے ہیں۔ وہ ویلیجر فوراً شہر گیا اور آرمی کے آفیسرز کے ساتھ اس انفارمیشن کو شیئر کیا اور جلد ہی چلی کی ایئر فورس انہیں ریسکیو کرنے پہنچتی ہے۔ آرمی آفیسرز ان دونوں سروائیولز کو ہیلی کاپٹر میں بٹھا کر کریش سائٹ پہ پہنچتی ہے اور 22 دسمبر 1972 کریش کے 70 دنوں بعد بچے ہوئے سروائیولز کو ریسکیو کر لیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کی حالت بہت ہی زیادہ خراب تھی۔ اس کریش میں ٹوٹل 16 لوگ ہی سروائیو کر پاتے ہیں۔ ان کی یہ کہانی سچ میں دل دہلا دینے والی کہانی تھی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو انٹرسٹنگ لگی ہوگی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ گڈ بائے۔